Good great morning, guys. I'm Kanchan Gupta. So here, welcome you all in my class, that is UGC Education Paper 2. So here I'm discussing, today we'll discuss the 1st October को जो अभी पेपर हुआ है JK सेट का. It's a exam paper is very simple and questions are very repetitive. अगर ये क्वेश्चन वो अगर आपने काफ़ी सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है या आपने जो है सॉल्व किया है तो ये पेपर आपके लिए कुछ नहीं है. मतलब आप जेके सेट ये वाला जो पेपर है ना, बहुत इजी पेपर है. बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चंस है, आई विल मस्ट से इसमें 85 to 90% रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं. एंड इसका जो स्टेटस अगर आप देखेंगे डिफिकल्ट, इसका जो स्टेटस है वो मॉडरेट है. मतलब आप फॉर द सिंपल लर्नर जो है, अगर वो अभी अभी एमएड पास आउट है तो इजीली इसको क्रैक कर पाएगा. इसमें ऐसा कोई भी जो है कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टू द पॉइंट इसमें आंसर्स हैं, फैक्चुअल बेस्ड जो है इसमें क्वेश्चंस हैं. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर. लेट्स सी कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, क्योंकि अभी भी 1 अक्टूबर को, यानी कि आज हो गई है 1 अक्टूबर को इसका पिछले हफ्ते इसका पेपर हुआ है. देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं. तो मेरा पर्पस यही है कि आपको जस्ट एक आंसर की प्रोवाइड करना, एक टेंटेटिव आंसर की समझ लीजिए, एक फर्दर डिस्कशन बेस्ड. बाकी तो जो भी यूनिवर्सिटी निकालेंगी वही फाइनल रहेगा. ठीक है. काफ़ी इसमें एक दो मिस्टेक्स भी की गई हैं. तो देखिए, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे करके. जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे देन वील गेट टू नो द what have the status of this question paper. Let's start the discuss. First question करते हैं कि the process जो है of the educational research का involve करता है following steps को. इनको arrange करके रखना है आपको. The first question is from the research जिसमें collection of data. This question has been asked so many times. मतलब हर एक, अगर आप देखेंगे हर एक सेट में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है कि आपको रिसर्च जो है, एजुकेशनल रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उसको अरेंज करना है. तो ये क्वेश्चन तो आप रट के जाना. कलेक्शन ऑफ डेटा है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम है, मेथड्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ऐसा कुछ घुमा के इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है. तो अगर हम इसका आंसर भी देखते हैं तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वन, यानी कि फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम एंड देन वी हैव टू कलेक्ट ऑल द डेटाज एंड देन जो है उसके बाद हम लोग उसमें मेथड्स डालते हैं. ठीक है. तो ऐसे करके हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए. तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप रहेगा यानी कि फर्स्ट हमने किया, सबसे पहले सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम एंड देन वी जो है ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉब्लम. एंड देन जो है द फोर्थ वन, मेथड्स डिसाइड कि हमें कैसे अपनी रिसर्च को करना है. देन वी आर कलेक्टिंग द डेटा, हमने डेटा कलेक्ट किया एंड देन जो है एनालिसिस किया इंटरप्रिटेशन का एंड देन एट द लास्ट हमने उस पर रिजल्ट फाइंड आउट किया. तो ये फर्स्ट इसका आंसर रहेगा. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन कहते हैं, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई का आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड रहता है एक दूसरे से. तो व्हाट दैट मीन्स, उसका क्या मतलब है कि जब एक्स एंड वाई जो है वेरिएबल्स रहते हैं तो एक्स कॉज करता है वेरिएशंस को, वाई कॉज करता है एक्स एंड वाई वेरी करते हैं, या नो मच कंक्लूजन में बी ड्रॉन. सो इसका आंसर रहेगा वेरी सिंपल. जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक्स एंड वाई आपस में दोनों ही साथ में वेरी करेंगे. आ जाओ थर्ड पे कि व्हेन द रिसर्चर चेक करता है जेन्युइननेस. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. जब हम किसी सोर्सेज की या हम जब किसी जो है मटेरियल की जेन्युइननेस देखते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखते हैं, तो देन वी आर मेजरिंग. हम क्या मेजर करते हैं उसका? वेरी सिंपल, हम उसका मेजर करते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. ये हिस्टोरिकल से आया था, इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. तो जब भी हम किसी सोर्सेज की हम जेन्युइननेस देखते हैं कि कितना जेन्युइन वो सोर्स है और कितनी ऑथेंटिक वो सोर्स है, तो हम उस पर एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को देखते हैं. ठीक है. और अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं कि हाउ मच एक्यूरेट वी आर गेटिंग द आंसर्स, तो हम लोग उस पर इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे आ जाओ. वेरी, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि जो 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कंडक्ट करती है उसको हम सर्वे कहते हैं. सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप लगाएंगे यस, सर्वे. ठीक है, सर्वे. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काई स्क्वायर जो टेस्ट है उसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है. ये नॉन पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक है, डिस्क्रिप्टिव है या सर्वे है. तो दो तो पहले ही इसमें डिस्कार्ड कर दो. बाकी जो इसमें पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है, तो इसमें आंसर आता है नॉन पैरामीट्रिक. काई स्क्वायर जो होता है वो एक नॉन पैरामीट्रिक होता है. नेक्स्ट सिक्स्थ पे आ जाइए. वेरी सिंपल क्वेश्चन आप ये देख रहे हो, आपके के सामने क्वेश्चन पेपर है जो कि 1 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था.
ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग ऑल दैट तो आपको मैं नंबर्स दूंगी, अभी नंबर मैं लिख देती हूँ। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिस्टम एनालिसिस, क्या यूज है सिस्टम एनालिसिस का व्हेन अप्लाई टू द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जब हम सिस्टम एनालिसिस को क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं एज अ सब सिस्टम, एज अ सब सिस्टम, तो हमारा करिकुलम जो है वो क्या हो जाता है, करिकुलम हेल्प्स टू डिजाइन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिफरेंटली। हम उस सिस्टम एनालिसिस से हम जो क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस है उसको बहुत डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में और अच्छे से बेहतर कर पाता है। इट हेल्प्स द टीचर्स टू वेरीफाई द रिजल्ट्स एंड गेट फीडबैक, इसमें वेरीफाई द रिजल्ट्स को वेरीफाई करता है। इट हेल्प्स एज अ नॉवल मेथड ऑफ द रिव्यूइंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, एक नया तरीका है जो हम अपने क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस को कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ये वाला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि ऐसा कोई नॉवल तरीका नहीं है, लेकिन हाँ ये तीनों चीज़ें बहुत ही सही है कि ये डिज़ाइन किया गया है क्लासरूम के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करने में। ठीक है, हेल्प करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, जो भी हम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं उसको इफेक्टिव तरीके से असेस करने में, और ये टीचर की बहुत अच्छे से हेल्प करता है ताकि उसको अच्छे से फीडबैक मिल सके। लेकिन ये एक नॉवल मेथड है फॉर रिव्यूइंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है, रिव्यूइंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस नहीं है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट सेवेंथ पे। सेवेंथ में कहता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन प्लानिंग, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं एजुकेशन की, सो नॉन अदर देन हम वी आर प्लानिंग समथिंग, वी आर नॉट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं निकाल रहे हैं, एनहांसमेंट ऑफ इनकम, इनकम नहीं है, पॉवर्टी को हम कम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस इसमें रहता है कि वी आर प्लान, कि हम अपने जो एजुकेशन है उसमें प्लान डेवलपमेंट करें, तो मेन फोकस ये जो है वो यही रहता है कि प्लानिंग का डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एट पे। ये लर्निंग द ट्रेजर विद इन जो है ये एक बुक है, ये एक जो कि डिलॉर्स ने दी थी, ये ट्रेजर विद इन, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये डिलॉर की रिपोर्ट है। यस, दिस इज द रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने क्या किया है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड विजन क्या दिया है, उन्होंने एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड विजन की बात की, इंटीग्रेटेड विजन की बात की है ऑफ एजुकेशन में, बेस्ड ऑन द पैराडिग्म ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें 4 पिलर्स की बात की तो बहुत ही फेमस है कि टू बी, लर्निंग जो है टू बी किसी चीज़ के लिए, लर्निंग टू नो, हम लर्निंग किसी चीज़ को जानने के लिए करते हैं, लर्निंग टू डू, एंड लर्निंग जो होती है टू लिव टुगेदर, टू डू, टू बी, टू नो एंड टू लिव टुगेदर। तो ये 4 इसके पिलर्स थे, प्लस डिलॉर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है और जो ये है रिपोर्ट थी वो यूनेस्को में इन्होंने प्रेजेंट की थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एम्स ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि क्लोजली रिलेट करता है एम्स ऑफ एजुकेशन, बिकॉज वी आर डिसाइडिंग द एम्स, क्योंकि देखिए एम्स शुड बी फिक्स्ड नॉट दैट फिक्स्ड, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसमें बात करें कि एम्स जो होते हैं ना वो आइडियलिज्म से रिलेट करते हैं, बिकॉज चेंजिंग नेचर होना, तो फिर हम एक देखिए एम एक बेस है, एम एक पिलर की तरह बेस है। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर करती हूँ कि अगर देखिए एम जो है ये पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा करिकुलम खड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द टाइम, लेकिन देयर मस्ट बी सम फिक्स्ड एम जिसके ऊपर हम अपने बच्चों को करिकुलम पढ़ाएंगे, और वो फिक्स्डनेस की जो बात करता है वो करता है आइडियलिज्म। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द करिकुलम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो सोसाइटी में आए हैं तो हम लोग और एम्स जो हैं ड्यूरिंग द टाइम हम डिसाइड कर सकते हैं, बट देयर मस्ट बी समथिंग दैट शुड बी फिक्स्ड जिसके ऊपर हम अपने करिकुलम, अपनी एजुकेशन को प्रिपेयर करते हैं। हम क्योंकि एकदम से हर चीज़ चेंज कर देना जो है वो नहीं पॉसिबल हो पाता, तो इसलिए हम एम्स ऑफ एजुकेशन को आइडियलिज्म के नजरिए से देखते हैं।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आओ। 10th पे द फर्स्ट कमेटी टू बी कंस्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर रखी थी वो कौन सी थी? यस, इसका आंसर है दुर्गा देशमुख कमेटी, राइट। आ जाओ 10th पे आ जाओ, 11th पे आ जाओ। स्पेशल एजुकेशन जो कोर्सेज होते हैं आर रेगुलेटेड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन काउंसिल नहीं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल एंड एनसीटीई, एनसीटीई या यूजीसी, तो इसका सीधा आंसर है आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट 12th पे आ जाओ। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, दैट इज द भटनागर। ठीक है, सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है जहां आपको अपना दिमाग जो है बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ करिकुलम में क्या होते हैं, आप एक्सपीरियंस देखते हैं, सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग्स, तो किस तरह का कॉन्सेप्ट जो है, किस तरह की चीजें देखते हैं, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टीचिंग करिकुलम में कॉन्सेप्ट में नहीं आता, लेकिन एक्सपीरियंस देना बच्चों को, हमें सब्जेक्ट्स डालना, हमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, ये सब हम करिकुलम में करते हैं, है ना। टीचिंग इज दी अनदर पार्ट। ठीक है, आ जाओ 14 पे। तो पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी, कोठारी जी ने जो पॉलिसी रिकमेंड की थी लैंग्वेजेस के ऊपर, तो ही गेव द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वेरी सिंपल। 15 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करने वाले थे हंटर कमीशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन जो है 1882 में। जस्ट अ सेकेंड बस। हंटर कमीशन में जो मेनली रिकमेंडेशंस किए गए थे हंटर कमीशन में, वो था प्रेफरेंसेस जो थी वाज गिवन टू द लिटरेट कैंडिडेट्स, जो लिटरेट कैंडिडेट्स थे उनको प्रेफरेंसेस दिए गई थी फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स को इन द लोअर लेवल पे। अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन किया गया था प्राइमरी स्कूल्स एंड द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, एक्सपेंशन किया गया था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। सो जो डिस्ट्रिक्ट है या म्यूनसिपल बोर्ड है वो इंटरेस्टेड किया गया मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी में अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो फंड्स थे वो भी रूरल और अर्बन के तरीके से सेपरेटेड जो है कोशिश की गई थी। एंड सेकेंडरी जो स्कूल्स थे वर टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट पार्टीज जो है विद द फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देंगी और उन्हें प्राइवेट पार्टीज अटेंड मतलब कर सकती है। सो एंड मॉडल स्कूल्स थे फुली रन बाय द गवर्नमेंट, मॉडल स्कूल्स चला ही रहे थे गवर्नमेंट वाले। एंड वर टू बी ओपन इन ईच डिस्ट्रिक्ट में, उनका खोलने का प्लान था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मॉडल स्कूल बना दिए जाए ताकि वो प्राइवेट स्कूल को गाइड कर सके। और जो सेकेंडरी के करिकुलम की बात थी वो ऑल्सो रिवाइज किए गए ताकि उसमें वोकेशनल कोर्सेज को डाइवर्सिफाइड किए जा सके इनटू द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। फिर मिशनरी स्कूल्स भी थे वो डिस्करेज कर दिए गए, इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेट स्कूल्स में वो है सॉलिसिटेड किया गया बाय द राज। सो स्पेशल केयर स्कूल्स भी ओपन हुए। तो इस तरीके से जो है हंटर कमीशन जो है आया जिसने जो है क्या किया, डिसेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश की फर्स्ट टाइम। उसके बाद कोठारी जी ने भी ट्राई किया था, लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो वो हंटर कमीशन है। आ जाओ 16 पे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइलर, ये टाइलर मॉडल है जिसमें पर्पस सिंपल है, टाइलर के 4 टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम। बेसिकली इनका मोटिव ये था कि जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के इज टू डेवलप द लर्निंग दैट इज मीनिंगफुल हो और यूजफुल हो। सो मेनली उनका प्लानिंग फेज पे वर्क था जहां पर उन्होंने
जहां पर उन्होंने चार जो है चीजों की बात की। उन्होंने कहा, इसमें आंसर पहले जी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। देन वी हैव टू डिसाइड द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, हमें अपने बच्चों को क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं। देन वी हैव टू ऑर्गेनाइज दोस एक्सपीरियंसेस को हमें जो है अरेंज करके देना है। एंड देन वी हैव टू इवेल्युएट, तो ये इवेल्युएशन यानी कि सो ये हो गया पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस देना, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द वेरिफिकेशन ऑफ दैट गोल, तो हो गया ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यू हैव टू फाइंड द नॉट ट्रू। एक फिनोमिना विच कैन नीदर रिप्रेजेंटेड नॉर मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर बट अकर्ड इन द पास्ट। ओके, कि हिस्टोरिकल रिसर्च में कोई अगर फिनोमिना है तो ना तो हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई तरह का मैनिपुलेशन ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सच बात है हिस्टोरिकल रिसर्च की। टू स्टडी द फिनोमिना बाय द रिसर्चर इट वेयर स्टेटस इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव। जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो हम वेयर की बात करते हैं कि ये फिनोमिना कहाँ हुआ होगा। मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अगेन इसमें क्या करते हैं ये लोग, ये ट्रिक ना बहुत बारी अप्लाई होती है कि मैनिपुलेट जो एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन किया जाता है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है। इसमें होता है इंडिपेंडेंट में, तो यहाँ मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और ये लोग जो है मोस्टली यही जो है ट्रिक यूज करते हैं। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। बाकी नेक्स्ट पे एक बार देख लेते हैं कि एक्सपोज फैक्टों में अगर हम कॉम्प्लीमेंट वेरिएशन की बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में विदाउट बीइंग मैनिपुलेटेड, यस ये एक्सपोज फैक्टों में मैनिपुलेशन नहीं पॉसिबल होता बिकॉज द सिचुएशन दैट हैज अकर्ड, हम उसके ऊपर ही स्टडी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो जो नहीं है वो है ये, राइट। आ जाओ 18 नंबर पे। एक रिसर्चर हैज डिसाइडेड टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस एट द 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंस चेक करता है, ठीक है, एंड उससे गलती हो जाती है ना, लाइकली टू कमिट, सो ही इज लाइकली टू कमिट। सो ये कहता है कि रिसर्चर हैज डिसाइडेड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0 पॉइंट लेवल, तो उससे कौन सी गलती हुई है, टाइप 1 एरर हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सपोर्ट करता है साइंटिफिक प्रोग्रेस को। देखिए हर कोई अगर हम टेक्निकली देखें, देखिए दो इसके आंसर्स हो सकते हैं कि बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग की जो साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करता है वो रियलिस्टिक एजुकेशन करता है कि साइंटिफिक होना चाहिए। लेकिन कोई आइडियलिज्म या नेचुरलिस्टिक जो है साइंटिफिक एजुकेशन या साइंटिफिक प्रोग्रेस को नकारता नहीं है। इसके दो आंसर्स हम हो सकते हैं, बाकी जो है यूनिवर्सिटी पे डिसाइड होता है कि वो क्या इसका आंसर मार्क करती है। क्योंकि तीनों ही जो अगर हम बात करते हैं, जो तीनों ही सिस्टम है, जो तीनों ही इज्म है, वो साइंस को सपोर्ट करते हैं। बट जो प्रोग्रेस की बात होती है कि देयर शुड बी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, देयर शुड बी अ साइंटिफिक प्रोग्रेस, वो रियलिस्टिक एजुकेशन ज़्यादा करती है। तो डिपेंड्स कि क्या आंसर आता है इसका, डी आंसर वो लोग करते हैं या बी आंसर करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा लगता है। ठीक है, आ जाइए 20 पे। हु हैड सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, नन अदर देन अरविंदो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसके भी। नौ यस, फोर नोबल जो ट्रूथ है वो फ्रेम कहाँ हुआ था, यस बुद्धिज्म में फ्रेम हुआ था, फोर नोबल ट्रूथ्स। और वो ट्रूथ कौन से हैं, फोर नोबल ट्रूथ बाय बुद्धिज्म, यस। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो ट्रुथ की बात है कि ट्रुथ ऑफ सफरिंग, की दुनिया में दुख है, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, ये फर्स्ट सच है। दूसरा, द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग। थर्ड, द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ दैट सफरिंग। And the fourth one is the truth of the path, वो रास्ता, the truth of path, वो रास्ता that हमें कहाँ ले जाएगा, that leads to end, हमें ले जाएगा एंड ऑफ सफरिंग पे। हमें वो रास्ता अपनाना है जो हमें सफरिंग के एंड पे ले जाएगा। तो ये चार नोबल ट्रूथ थे दैट वाज गिवन बाय द बुद्धिज्म। क्लियर।
आ जाओ नेक्स्ट पे 22 पे। मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज यूजुअली लिंक्ड रहता है किस चीज़ से? मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग, जब भी हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं या मोबिलिटी करते हैं तो किस तरीके से रहता है? ये रहता है विजुअल इम्पेयरमेंट पे। देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट से इंसान की जो है मोबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, 23 पे आ जाओ। फेस टू फेस जो इनफॉर्मल इंटरेक्शंस होते हैं इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट टेक्निक फॉर द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स एंड हाउ। ठीक है, अब फेस टू फेस जो होता है तो इसका करेक्ट आंसर आप लगाइए, द हेल्प्स टू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इट गिव्स यू कि जब भी हम फेस टू फेस कोई बात करते हैं, कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, तो वो हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है ना? ये तो वो है कॉमन। कि हु वन, इसमें से कौन है जो थिंकर्स ये कहते हैं कि आइडियलिस्ट इन एम्स, नेचुरलिस्ट इन कंटेंट, pragmatist in method। अगर देखा जाए ना, ये सारे ही जो है, क्योंकि देखिए मोस्टली इनमें अगर कीवर्ड्स देखा जाए, वेदांतिस्ट अगर है, योगा कोई चीज़ है, तो हम फिर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द जो ये थिंकर्स है ना, फिलोसोफर थिंकर्स है, ये सब हमेशा से ही ये कॉमन चीज़ है, मतलब ये सारे ही इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सपोर्ट किया है वो, मतलब जो हम लोग बिल्कुल एक पीक वाला आंसर जो चूज करते हैं वो है महात्मा गांधी। ठीक है, इज दी महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा कि आइडियलिस्ट बाय एम बनिए और ये सब। तो इस पे 24th का आप लगाइए महात्मा गांधी। आ जाओ 25th पे। सॉरी, 25th में आता है गैगने है। गैगने's hierarchy of learning, which of the following, yes, which of the following learning जो है टाइप गिव द फॉर्म पार्ट ऑफ चेन लर्निंग। आपको ये बताना है इसमें कि जो है चेन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें, इसका आंसर वैसे तो देख लीजिए, इसका आंसर है सिग्नल लर्निंग, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सबसे नीचे रहती है इसकी सिग्नल। फिर हम कहते हैं इसमें एस आर, सिग्नल लर्निंग एस आर। फिर आता है इसमें साइकोमोटर या कनेक्शन। फिर आता है इसमें कनेक्शन लर्निंग। देन आता है इसमें वर्बल। ठीक है, इसमें आता है वर्बल। तो दे आर, ये जो फोर है ना, ये हमारे बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट्स को शो करते हैं। कि सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, जब हम सिग्नल से सीख रहे हैं तो बिहेवियरिस्ट है। एस आर लर्निंग है, फिर कनेक्शन करना किसी चीज के साथ में, एंड देन वर्बल लर्निंग, है ना? उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो फोर आते हैं, वो आते हैं मल्टीपल, अगर हम करें डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। ठीक है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट की लर्निंग कैसे करनी है। फिर हम करते हैं जो है प्रिंसिपल लर्निंग करते हैं, देन प्रॉब्लम लर्निंग करते हैं, यानी कि रीजनिंग हम लोग करते हैं। तो ये चार जो होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पे होते हैं। तो इस तरीके से ये 8 पार्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉब्लम है, और ये रूल है। मतलब ये जो 3 पार्ट्स है ना, ये अबव यानी कि आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है चेन जो लर्निंग रहती है ना, उसमें पूछा गया कि कौन सी लर्निंग है, विच टाइप फॉर्म द पार्ट ऑफ चेन लर्निंग। चेन लर्निंग किस चीज का पार्ट है? तो वो एक सिग्नल लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, ये कनेक्शन जो है ना, ये एक चेन लर्निंग है, कि कनेक्शन करना, कनेक्शन या चेन लर्निंग। ठीक है, तो जो सिग्नल लर्निंग आता है ना, इसमें ना तो वर्बल है ना एस आर कनेक्शन है, तो ये तीनों अबव पार्ट है, इनके कॉग्निटिव एस्पेक्ट से बिलीव करते हैं, और ये जो सिग्नल है ये नीचे बिहेवियरल पार्ट से डील कर रहा है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
26 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एथनोग्राफिक कंट्रीब्यूशन। एथनोग्राफिक बताना है जो कि पर्टिकुलर हम जब किसी एथनोग्राफिक यानी कि किसी ट्रेडिशनल जो है या कल्चरल बैकग्राउंड को हम जानना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड अप्रोच है या वो जर्नलाइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हम जर्नलाइजेबिलिटी टू डिफरेंट सेटिंग्स एंड पॉपुलेशंस not included है okay and the preponderance of evidence of many case studies का हमें evidence मिल सकता है evaluation of research through formative। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा yes generalizability of different settings। हम different settings पे not included in the ethnography right। आ जाओ 27 पे द डिवीजन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस के बेस पे जो डिवीजन रहता है दैट इज कॉल्ड स्ट्राटाफिकेशन ठीक है। उसके बाद आ जाओ अकॉर्डिंग टू जीन पे आ जाओ जो थर्ड स्टेज है सिंपल है। थर्ड स्टेज सबसे पहले सेंसरी देन प्री देन कॉन्क्रीट। तो इसका आंसर रहेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 29 प्रेगमेटिज्म जो होता है प्रोफेस करता है किस चीज को एक्शंस को। आइडियाज को तो आइडियलिज्म करता है रियलिटी को रियलिज्म करता है। प्रोग्राम्स यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो होता है दैट इज द कॉल्ड प्रेगमेटिज्म। आ जाओ 30 पे भी आपको अरेंज करनी है हायरार्किकल नीड ऑफ द मास लॉ। मास लॉ की नीड्स को हायरार्किकल करना है। इसमें आपको जो करेक्शन है वो ये है कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं होती हैं इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो अगर हम पिरामिड को देखें है ना तो सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स उसके बाद जो आती है सेफ्टी नीड्स हमें चाहिए ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो हमें लव एप्रिसिएशन बिलोंगिंगनेस की नीड्स आती है। एंड एट लास्ट अगर हम देखें तो वी नीड अ सेल्फ एस्टीम एंड अपर रूप पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ठीक है। तो इस तरीके से इसको हिरार्की करके इसका आंसर आ जाएगा 1। ये भी स्ट्रेट है सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। 31 रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप। एक पीयर ग्रुप पे स्टडी करना चाहता है द लर्निंग स्टाइल पे। सो जो वेरिएबल है लर्निंग स्टाइल वो क्या है। देखिए पीयर ग्रुप है तो इंडिपेंडेंट स्टाइल है एंड उसके लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते रहते हैं तो उसमें डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आंसर। 32 पे आ जाओ। 32 कहता है लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेट करती है जब भी हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को उसमें एनवायरनमेंट की पुअरनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इज द इंटरनल वन ठीक है। सो लर्निंग के लिए डिसेबल्ड हो जाना मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये होता है परसेप्चुअल प्रॉब्लम कि हम चीज़ों को कंसीव नहीं कर पा रहे बट चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे परसेप्चुअल परसेप्चुअल प्रॉब्लम राइट। नेक्स्ट आओ 33 द टीचिंग ऑफ फ्यूबल ग्रीव आउट ऑफ हिज बिलीफ दैट टीचिंग ऑफ फ्यूबल। फ्यूबल ने जो था टीचिंग ऑफ फ्यूबल जो फ्रोबेल है उनका जो नेचर रहा मतलब उन्होंने हमेशा इन्वेस्टिगेट करने को कहा। उन्होंने कहा चिल्ड्रंस और द यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव लर्नर्स होते हैं। सो उनके अंदर जो सेल्फ एक्टिविटी करने की जो इंकरेजमेंट होती है वो बाय बर्थ उनके में होती है। सो दे लर्न थ्रू डूइंग एक्सप्लोरिंग प्लेइंग टेकिंग पार्ट इन टू जो है पोजिंग द क्वेश्चंस एफर्ट। तो एफर्ट्स करना चाहते हैं तो मोस्टली उनके अकॉर्डिंगली ये था कि दे शुड एनेबल एवरी चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हिज एनवायरनमेंट कि उनका मोस्टली फोकस रहता था कि अपने एनवायरनमेंट को समझ सके। एंड एजुकेशन क्या है उनको लिफ्ट करती है नॉलेज के साथ में ठीक है। और जो उनको गॉड और नेचर में फ़र्क करना गॉड और में नॉलेज को गेन करना बताती है। इवन जो फ्रूबल एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ बट अंडरस्टैंडिंग द लाइफ अराउंड द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अराउंड कौन सी लाइफ है क्या है वो बताती है ना कि फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना फ्रूबल का मोटिव था। सो इसमें अगर हम देखें तो एम्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या स्पिरिचुअल मीनिंग बताना या मेथड्स ऑफ एजुकेशन शुड बी सेल्फ एक्टिविटी। सो इसमें आप लगाएंगे ऑल ऑफ दी अबव बिकॉज उनका फोकस था बच्चे करके सीखे अपने आप जिस एनवायरनमेंट में रहते बिकॉज दे आर सेल्फ क्रिएटिव होते हैं वो उनके अंदर सेल्फ जो है एक्टिविटी की जो फीलिंग है वो रहती है। ये सेल्फ एक्टिविटी का पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 पे आ जाओ। 34 कहता है टू एजुकेट अकॉर्डिंग टू द नेचर मीन्स अगर हमें नेचर के अकॉर्डिंगली बच्चे को एजुकेट करना है तो उसका क्या मतलब है रिटर्न टू द नेचर एज अपोज टू द आर्टिफिशियल इन लाइफ।
कि जो लाइफ में आर्टिफिशियलिटी है उसको अपोज करते हुए नेचर की तरफ चले, या टू एजुकेट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंगली ह्यूमन को डेवलप करें, to study the natural laws and apply them to the educational process. So I think this is the all of the above है, क्योंकि यहाँ नेचर की बात होती है और सारे ही पॉइंट्स इसमें फेवरेबल हैं। आ जाओ 35 पे कि लाइफ स्किल्स की जो एजुकेशन होती है, लाइफ स्किल एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन होती है जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल होती है, जो आपको लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको डील करने में हेल्प करती है। तो स्ट्रेट यहाँ पे डी लगाएंगे आप आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पेडागोजी। ये भी हर पेपर में जो है पॉलो फिरारे का पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 37 है एजुकेशन एज अ सब सिस्टम। जो एजुकेशन है वो एक सब सिस्टम है सोसाइटी का। क्यों? क्योंकि इट केटर्स द नीड्स ऑफ नॉलेज। सोसाइटी प्रिजर्व द सोशल कस्टम को प्रिजर्व करके रखता है या ट्रांसफॉर्म करता है सोसाइटी को थ्रू साइंटिफिक टू टेक्नोलॉजिकल। सो इसका जो है आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब एक सोसाइटी की बात करते हैं तो वो हमारे जो है सोसाइटी के नॉलेज नीड्स को भी कैटर करता है, प्लस वो हमारे सोशल में होने वाले जो कस्टम्स हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखता है ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसको फॉलो कर सके, प्लस ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को जो भी टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक एडवांसेस हमारी सोसाइटी में आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है। येस, दिस इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। 38 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट वॉज द रिजल्ट ऑफ द मतलब डाइट की एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, तो उसका स्ट्रेट आंसर है यहाँ पे एनपीई 1986 में। नेक्स्ट 39 सांख्य फिलोसफी इवोल्यूशन जो है वो एक टेलीलॉजिकल प्रोसेस है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। 40 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड्स। ये भी सेम क्वेश्चन है कि आपको ह्यूमन नीड्स का जो मास्लो है उनको अरेंज करना है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वन रहता है फिजियोलॉजिकल, फर्स्ट रहेगा फिजियोलॉजिकल, देन उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस रहता है, सॉरी सेफ्टी नीड्स रहता है, देन उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स रहता है, एंड देन सेल्फ एस्टीम ऑन द टॉप जो है क्या रहता है ऑन द टॉप, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड देन फूड। तो बहुत सिंपल है, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि सेट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो पता नहीं कैसे सेट करते हैं, देखते भी नहीं है। चलिए बुक्स एंड ऑथर्स हैं गीतांजलि माई एक्सपेरिमेंट्स विच दिस इज सो सिंपल एक्सपेरिमेंट जो गांधी जी से रिलेट करता है। ठीक है, तो जैसे कि गीतांजलि जो है, यस गीतांजलि जो है ये बुक लिखी गई थी बाय द टैगोर एंड एक्सपेरिमेंट बाय द महात्मा गांधी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द रूसो एंड द रिपब्लिक इज द प्लेटो। तो ये मार्क हो गया है। आ जाओ नेक्स्ट पे, एडजस्टमेंट टू द सोशल सिचुएशन में जब हम एडजस्टमेंट करते हैं इज ईजी हो जाता है पॉसिबल बाय द इंडिविजुअल। अगर उसको किसकी हेल्प मिले, कल्चरल वैल्यूज को स्कूल में लर्न कराया जाए तो उसके लिए सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना ईजी हो जाता है, या स्किल्स या नॉलेज जो बच्चे हैं क्लासरूम में एक्वायर करते हैं उसके थ्रू, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, या एक्सपोजर अगर हम सोशल चेंज को देते हैं तो इसमें भी काफ़ी क्लमजी आंसर है। तो हम कल्चरल वैल्यूज को देते हैं, हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे रहना चाहिए बेटा, इस तरीके से ऐसे रहना चाहिए, तो हम कल्चरल वैल्यूज डेवलप कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं सोशल चेंज की तरफ उसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो अपने आप ही उसको एक्सपोज कर लेगा, अपने आप ही उसमें चला जाएगा अगर हम उसकी वैल्यूज अच्छी रखेंगे। तो मोस्टली हम इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर देंगे वो देंगे ए। राइट, आ जाओ 43 पे, निपुण स्टैंड्स फॉर। निपुण क्या होता है? निपुण एक तरह का भारत मिशन है। यस, इसका करेक्ट आंसर हम लेके फिर इसको पढ़ते हैं। निपुण जो रहता है, निपुण जो है वो इनिशिएट लिया गया था जुलाई 2021 में, जिसका प्राइमरी गोल था कि जो सभी बच्चे हैं उनको एसेंशियली जो रीडिंग की है और जो न्यूमरेसी है, क्या है, हर एक बच्चे को रीडिंग प्लस न्यूमरेसी स्किल्स जो है वो हमें ग्रेड 3 तक देनी ही देनी है। और उनका मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो रहा वो ये अचीव करने का जो टारगेट बनाया था वो बनाया था उन्होंने ये कि हर एक बच्चे को में रीडिंग और जो न्यूमरेसी है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 तक हमें उनको कर देना है। एंड हु लॉन्च दैट, ये जो लॉन्च किया गया था ये था श्री रमेश पोखरियाल निशांक जी ने वर्चुअली इसको लॉन्च किया था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव, दिस इज द इनिशिएटिव
नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये दो इनके बहुत ही थे जिनको निपुण भारत का नाम दिया गया कि हर एक बच्चा जो भी कंट्री में है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 प्राप्त कर ले। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। निष्ठा 2.0 इज रिलेटेड विद निष्ठा 2.0। निष्ठा जो 2.0 है दैट इज बी बेस्ड ऑन सेकेंडरी लेवल पे। अगर हम वैसे बात करें तो ये इसका आंसर इसमें गलत मार्क होगा, हायर नहीं है। दिस इज द सेकेंडरी लेवल। जो 2.0 है दैट इज द सेकेंडरी लेवल पे करता है। जो 3.0 है ना, 3.0 जो प्रोग्राम है वो एक फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि FLN, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी और एंड न्यूमरेसी की बात करता है, एंड दैट इज कवरिंग द प्री प्राइमरी जो होगा, प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 5th तक, क्लास 5th तक, प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 5th तक में जो भी फाउंडेशनल हम लिटरेसी है या न्यूमरेसी है वो 3.0 निष्ठा में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा? निष्ठा में। एंड अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, निष्ठा 2.0 की बात करते हैं, तो जो है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए आएगा, जहाँ पे बजट अनाउंस किया गया था। 68 मॉड्यूल्स जो हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंक्लूड किए गए थे। तो इसमें इस तरीके से लेवल दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं निष्ठा निष्ठा 1.0, तो दिस इज द एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, ये कौन सा है? एलिमेंट्री लेवल पे है। तो याद रखिएगा कि 1.0 एलिमेंट्री है, 2.0 इज द सेकेंडरी लेवल पे है, 3.0 इज ऑन द फाउंडेशनल यानी कि FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर बेस्ड है 3.0, एंड 4.0 इज बेस्ड ऑन द अर्ली चाइल्ड पे, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पे, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो है 1 से लेकर 4.0 तक जो है निष्ठा आया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या होती है? निष्ठा की फुल फॉर्म है, दिस इज दी अगेन नेशनल इनिशिएटिव। जैसे हमने निपुण पढ़ा था, है ना, जैसे हमने निपुण पढ़ा था, दिस इज ऑल्सो, ये ऊपर ही है निपुण भी, ये रहा, इजी पढ़ा था, नेशनल इनिशिएटिव है ना, दिस इज ऑल्सो अ NI। सो यहाँ पर भी निष्ठा इज ऑल्सो अ नेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेशनल इनिशिएटिव है किस चीज का? स्कूल हेड, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ द स्कूल हेड एंड टीचर। जो टीचर्स हैं, स्कूल के हेड्स हैं और टीचर है, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट का ये एडवांसमेंट है। नाउ क्लियर? चलो आ जाओ, विद्यांजलि प्रोग्राम। यस, सो विद्यांजलि जो प्रोग्राम है, विद्यांजलि प्रोग्राम जो है मोस्ट, दैट वाज द इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री जो है शिक्षा मंत्रालय ने, ताकि जो नॉन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को जो है टू द स्टूडेंट्स,
विद्यांजलि को किया गया था नॉन एजुकेशन के, एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन द 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि विद्यांजलि जो था, अगर विद्यांजलि की बात करें हैं तो ये एक तरह का वॉलेंटियर स्कूल स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम था। स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशिएटिव लिया था, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको लॉन्च किया था एज अ स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम को। लेकिन ये जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 16 जून को 2016 में। बाकी अगर इसमें फर्दर इनिशिएटिव्स लाए गए हों तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसका आंसर 2021 का नहीं मैं मार्क कर सकती। तो यहाँ पर जो इसका इनिशिएटिव हुआ था, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्चिंग, ये विद्यांजलि जो लॉन्च हुआ था तो वो 16 जून 2016 में हुआ था। बाकी जो है जब आंसर की आएगी तब देख लीजिएगा आप, ठीक है। 46 पे आ जाओ। 46 में भी सिंपल है, जॉन डीवी है, उनकी फिलोसफी, रूसो की फिलोसफी, तो इसका स्ट्रेट आंसर मैं आपको दे रही हूँ ए, ठीक है। कि जो जॉन डीवी है वो है प्रेगमेटिज्म, फिर जो रूसो है दैट इज योर नेचुरलिज्म, प्लेटो है वो है आइडियलिज्म, एंड अरिस्टोटल है वो है रियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे चेयरमैन कौन कौन है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, अगर एक दो पता हो तो आप लोग इसको क्रैक कर पाओगे। तो एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन के सैम पिट्रोडा हो गए, है ना, नेशनल के यहाँ पे सैम पिट्रोडा हो गए हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के आचार्य रामकृष्ण मूर्ति। एनपीओए जो उस पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन किया गया था, दैट सॉरी सॉरी सेकेंडरी जो एजुकेशन है ये मुदालियर में थे, सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन मुदालियर में दिया गया था। जो पीओए है दैट इज द आचार्य राममूर्ति, एंड जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी दैट वाज गिवन बाय द राधा कृष्णन पंडित, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे। Got it. Give me reasons। दो क्वेश्चन है, एनीथिंग, ये बहुत बार रिपीट हुई हैं, बहुत बार, ठीक है। सो गिव मी अ रीजन ऑफ हेल्दी बच्चे मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर डॉक्टर बना दूंगा। ये कमेंट जो है ये दिया गया था, यस वॉटसन ने दिया था ये। एंड अगेन जो नेक्स्ट वन है कि एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, में आप कुछ भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वह है ब्रूनर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इनकरेक्ट पेयरिंग बतानी है आपको। जो साइन लर्निंग है टॉलमैन है, फील्ड थ्योरी है वो ल्यूमेन है, सोशल लर्निंग ब्रूनर है, ट्रायल एंड एरर है, इसमें आपको इनकरेक्ट पेयरिंग बतानी है, ठीक है। इनकरेक्ट बता दीजिएगा। उसके बाद आ जाओ 51 पे। यहाँ पे आपको लिस्ट वन में जो है आपको साइकोलॉजिकल थ्योरीज दी हुई है, एंड ऑन द अदर हैंड आपको साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे उनकी थ्योरीज के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम मैच करें तो थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स देने वाले कौन से थे। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी गिवन बाय दी हेल नहीं है, दैट इज दी हल है। सोशल अर्जेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है दैट इज गिवन बाय दी मास्लो। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड द करेक्ट आंसर रहेगा यस, फर्स्ट का फर्स्ट ही रह गया, ड्राइव रिडक्शन। सेकेंड सोशल अर्जेस एडलर हो गया है, एंड एक्चुअल, राइट, उसका आंसर लगा लेना। नेक्स्ट आ जाओ 52 पे। द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन जो है 1964 वाली, उसका टाइटल क्या था, तो उसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो थी ये थी कोठारी की 64 टू 66 वाली, जिसका मेन जो रिपोर्ट का टाइटल था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 53 कि एजुकेशन इज अ मैन मेकिंग, एजुकेशन मैन मेकिंग है, इट इज द दैट बाय जो विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इंक्रीज होता है, एक्सपेंडेड होता है। तो ये जो है किसने दिया था, ये दिया था विवेकानंद जी ने, ठीक है। एजुकेशन इज अ मैन मेकिंग इज अ कीवर्ड, मैन मेकिंग इज अ कीवर्ड, जहाँ पे भी बात आप याद रखना मैन मेकिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्री फेज। यस, जो जैक्सन ने दिया था वो था प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, तो अंडर एक्टिव कोई स्टेज नहीं है इसमें, ठीक है। पियाजे की थ्योरी आ गई है। पियाजे में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है टेक्स प्लेस थ्रू द 4 स्टेजेस में होता है, तो आपको वो ऑर्डर में लगाना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मुझे लग रहा है ऊपर से रिपीट होके आया है। सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल कॉग्निटिव, ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें रिपीट होके आए हैं। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक एक क्वेश्चन कितना जो है वेटेज रखता है। सो व्हाट इज द व्यू ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम द चार्टर एजुकेशन। जब जब हम चार्टर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बिकॉज चार्टर एजुकेशन शुड इन्वॉल्व द डायरेक्ट डिस्कशन ऑफ द मॉरल इश्यूज, उस पर जो मोस्टली जो है वो डायरेक्टली इश्यूज पे बात करता है, तो ये इसका आंसर डी लगाना।
ब्रूनर आइडेंटिफाइज थ्री मेजर स्टेजेस, उन्होंने ग्रोथ की बताई थी, तो थी इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। क्या होता है ये? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। जैसे ब्रूनर ने थ्री कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें इनएक्टिव जो ये फेज है, इनएक्टिव वाला, वो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्शंस, कि हम कुछ एक्टिव एक्ट करके बता रहे हैं हम कुछ एक्शंस को। जो ये आइकॉनिक वाला फेज होता है, ये विजुअल, हम कोई चीज इमेजेस जो है इमेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज, आइकॉनिक कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है कि हम यूज ऑफ द वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, या हम किसी सिंबल्स के थ्रू कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सिंबल्स के थ्रू। तो ये इस तरह से हमने तीन चीजें पढ़ी थी जहां हम कॉग्निटिवली ग्रोथ करते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर, जब हम टीचर के बिहेवियर की टेक्सोनॉमी बनाते हैं तो वो हम टीचर के बिहेवियर की बात करें तो वो हम बनाते हैं माइक्रो टीचिंग में। क्या बनाते हैं? माइक्रो टीचिंग में, राइट। आ जाओ। लर्निंग एट वन ओन प्लेस, अपने हिसाब से पढ़ना, अपने ही लर्निंग को मैनेज करना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में आता है। 2011 सेंसस में जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो उसका परसेंट आता है 74। ठीक है, इसका आंसर मार्क कर लेना सी। आ जाओ। एजुकेशन एंड सोसाइटी आर टू म्यूचुअली सपोर्टेड सिस्टम्स हैं, दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। सो वन के नॉट थ्राइव इन द एब्सेंस ऑफ द अदर, अगर एक नहीं है तो क्या होगा? एजुकेशन सस्टेन्स, सोसाइटी को सस्टेन करके रखता है, उसके कल्चर को प्रिजर्व। द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर है जब भी हम एजुकेशन और सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर है वो यही आता है, प्रिजर्व कल्चर। अशर्स इन न्यू वन एंड इनकलकेट्स द वैल्यूज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट आ जाओ 62 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स जो है वो, ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सेड कि जो लाइफ है itself इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इज नॉट द एजुकेशन, लिटरेसी इज द ओनली मीन्स टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो बात की गई थी वो महात्मा गांधी ने बोली थी कि सिर्फ एक पढ़ा लिखा होना ये एजुकेशन नहीं है, लाइफ के लिए प्रिपेयर होना, मॉरल वैल्यूज में डेवलप होना, खुद को संभालना, ये सब भी एजुकेशन में आता है। सो नाउ द फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, दिस इज द साइंस ऑफ फिनोमिना है, जिसको हम जहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं किस तरीके से हमें कॉन्शियस को पढ़ना है, कैसे हमें चीज़ों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेना है, कैसे लिव्ड एक्सपीरियंस हमें लेना है ना। कि हाँ, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कि सर्जरी हो रही है, ठीक है, उस फिनोमिना को हमें कैसे डायरेक्टली लेना है, तो ये एक तरह का। जो फिनोमिनोलॉजी है इसका जो मेन दिया गया था वो दिया था एडमंड हसवेल ने दिया था। क्योंकि ये भी काफी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो हम इसको क्वालिटेटिव में डाल देते हैं। ठीक है, 64 पे आ जाओ। तो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट, जब भी हम रिजर्वेशन करते हैं तो वो स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी होती है, ये मार्क कर लेना इसमें। ठीक है, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी होती है जब भी हम पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं। आ जाओ 65 पे। एक सोशियोलॉजिस्ट है इकोनॉमी, द एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड्स। यस, एम्स हो गया। इसमें कौन सा आता है जिसमें सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमी है। एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मार्केट फोर्सेस, डेमोक्रेटिक आइडियल, सेक्युलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि वेलफेयर हम चाहते हैं, मार्केट फोर्सेस नहीं रहता, उसके बाद डेमोक्रेटिक आइडियल्स हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, सोशल रिफॉर्म्स लाना हम चाहते हैं, एस्पिरेशन ऑफ प्राइवेट स्टेक होल्डर से हमारा मतलब नहीं है। तो हमारे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो हमारे इन तीन चीज़ों पे चल रहा है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, 66 पे। Assertion is being given here first, hereby the teacher must be at the center of the fundamental reforms in the education system. Education system में क्या, एक टीचर को फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बेसिस पे सेंटर पे होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर होती है वो शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी की नेक्स्ट जनरेशन टीचर डिसाइड करती है। तो मेरे ख्याल से अगर ए सही है तो ठीक है, इट शुड बी अ सेंटर। लेकिन अगर हम ये कहें कि टीचर शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी,
इकोनॉमी तो मेरे ख्याल से ये रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, 67 डी स्कूलिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इवन लॉन्च है इसका, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। 68 द फॉलोइंग अगर सम स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिया प्रोड्यूस द करिकुलम, प्रोडक्ट बनाया, इम्प्लीमेंट किया, करिकुलम को टेस्ट एंड रिवाइज किया। सो रिवाइज का प्रोग्राम हम सेंटर में रख देते हैं। फिर हमने डिजाइन इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी हम लास्ट में रख देंगे। फिर हमने एक टीम डेवलप की। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली जब भी हम करिकुलम को करते हैं तो उसमें हम एक सबसे पहले एक टीम डिसाइड करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आप मार्क करना कि सबसे पहले हमने एक टीम डिसाइड किया, उसके बाद हमने उसमें जो है प्रोड्यूस की करिकुलम प्रोडक्ट डिसाइड किया, फिर हमने टेस्ट एंड रिवाइज किया, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। जब रिवाइज कर लिया कि हाँ ठीक कर गया हमने, तो उसको इम्प्लीमेंट किया एंड देन उसके बाद हमने उसकी वैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज डिसाइड की। ठीक है। हम्म। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये रिपीट पेपर है, शीट हो गई है। 69 इन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर हम हाइपोथेसिस देखिए, हाइपोथेसिस का क्वेश्चन भी दोबारा आया, दिस इज कॉल्ड द टाइप 1 एरर। मार्क्सिज्म जो है डज नॉट बिलीव, मार्क्सिज्म एजुकेशन प्रोडक्टिविटीज पर तो बिलीव करते हैं, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में वो नहीं बोलते हैं। मार्क्सिज्म बिलीव इन रिलीजियस एजुकेशन। मार्क्सिज्म जो है वो रिलीजियस एजुकेशन पे नहीं बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि एक तरह का इल्यूशन है। वो कहते हैं ही फेल्ट की जो रिलीजन होता है ना, वो टॉट इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द अदर वर्ल्डली कंसर्न, अदर जो कंसर्न होते हैं उनकी तरफ फोकस कर देता है, नॉट ऑन द इमीडिएट पॉवर्टी दे आर सफरिंग। सो रिलीजन जो है वो उनको अपने मार्ग से भटका देता है। वो किसी और जो है अदर, कहते हैं ना कि अदर जो अदर वर्ल्डली कंसर्न होते हैं, मतलब आपकी जो लाइफ के अदर पार्ट्स पे जो कंसर्न होता है जिस पे आपको कोई फोकस करने की जरूरत नहीं होता है, उस पार्ट पे बिलीव करने पे आपको अदर ही पार्ट पे ले जाते हैं। जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस है, लाइक पॉवर्टी है, उस चीज को सॉल्व कैसे करना है उसकी तरफ नहीं ले जाएगा, वो कहीं और ही आपको ले जाएगा। तो जो डज नॉट बिलीव है वो रिलीजियस पार्ट पे है। ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, रिलीजन को वो कहते थे ओपिएट है। ठीक है। आ जाओ 71 पे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड सुपर ईगो जो है कब डेवलप हो जाती है, सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड। ये जो है फ्लूइड की स्टेजेस है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले जो अगर हम स्टेज के बारे में बोलते हैं तो वो है ओरल। सबसे पहली जो स्टेज होती है ओरल। ओरल स्टेज में जो बच्चा होता है, दिस इज दी जो इसका मेन, अगर हम कहें ना फोकस्ड एरिया जो रहता है बच्चों का, इरोजनस जो जोन रहता है वो रहता है उसका माउथ। कि जो भी सकिंग है, जो भी दूध पीना है, वो उसके माउथ पे कंसंट्रेशन रहता है, ओरल पे। दिस इज दी साइकोसेक्सुअल स्टेज होती है, ये एक तरह की स्टेजेस है। दूसरा जो स्टेज आती है दैट इज द स्टेज ऑफ एनल स्टेज। एनल स्टेज पे जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है उसका मोस्टली जो कंट्रोल रहता है वो बॉवल पे रहता है या ब्लैडर पे, टॉयलेट ट्रेनिंग इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद जो है उसकी थर्ड स्टेज जो आती है 3 to 6 की, वो होती है फेलिक स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, फेलिक्स, जहाँ पे उसका जेनिटल्स पे फोकस रहता है कि मेरा ऐसा क्यों है, ये वो सब। तो 3 to 6 की एज होती है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है वो आती है उसकी लेटेंट स्टेज, जो कि 6 to puberty तक उसकी रहती है लेटेंट स्टेज, जिसका उसका लिबिडो जो है वो इनएक्टिव रहता है उस टाइम पे, उसका कॉन्सेंट्रेटर अपने ऊपर होता है। लेकिन जो फिफ्थ स्टेज आती है, जब उसकी वो जेनिटल स्टेज आती है, जो वो पॉवर्टी से लेकर उसकी एंड तक रहती है, उस स्टेज पे वो जो है मेच्योरिंग द सेक्सुअल इंटरेस्ट उसका क्रिएट होता है। लेकिन उससे पहले वाली जो स्टेज होती है, लेटेंट वाली स्टेज, उस पे उसका वो जो लिबिडो है वो इनएक्टिव रहता है।
बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए एक बार, कई बार क्वेश्चन भी आता है इसमें, जैसे जो फेलिक स्टेज होती है, ठीक है, फेलिक स्टेज, क्योंकि फेलिक जो स्टेज है दैट इज द एज जो भी आपकी 6 इयर्स तक रहती है, उस टाइम पे आपको ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होना भी है। तो ये पूछा जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कौन सी स्टेज पे होता है, तो यू शुड नो। प्लस इसमें सुपर ईगो भी डेवलप हो जाती है फेलिक स्टेज पे, तो दिस स्टेज इज अ वेरी मिड में है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि यहाँ पे आपकी सुपर ईगो भी डेवलप हो जाती है। प्लस इस एज में आप ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी होने लगता है। और इस एज पे सुपर ईगो हो गया, 3 to 6 की एज है, ठीक है। इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉयज एंड गर्ल्स में, जैसे कि चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 72 पे आते हैं। यहाँ पे मैग्ना कार्टा बताना है आपको, दैट इज द वुड्स डिस्पैच से रिलेट करता है। प्रोग्राम जो लर्निंग होती है दैट इज द बेस्ड ऑन योर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये सारे रिपीटेटिव एंड इजी क्वेश्चन है। रिसर्चर जो होता है वो जनरली एक्सपेक्टेड करता है, सो इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज रिसर्चर क्या चाहता है, वो स्टडी करना चाहता है एक्सिस्टिंग लिटरेचर की। प्लस रिसर्चर जो है न्यू प्रिंसिपल्स जनरेट करता है। रिसर्चर जो है सिंथेसिस रखता है, आइडियाज को गिवन बाय द अदर्स को सिंथेसाइज करके रखता है कि लोग भी क्या कह रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है। तो एक रिसर्चर का काम ही यही सब कुछ है। 75 है यहाँ पे कि काउंसलिंग हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स विद द लर्निंग एंड काउंसलिंग डेवलप्स द कॉपिंग द स्किल्स। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों ही करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो काउंसलिंग रहती है वो आपको प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है, क्योंकि इट डेवलप्स द कॉपिंग स्किल्स, क्योंकि उसको स्किल्स डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद आती है 76 पे, यहाँ पे सिंपल है एवरेज। एवरेज इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, दैट इज द डी। जहाँ पर एवरेज अगर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज, सबसे पहले आप लगा लीजिए सुपर, वेरी सुपीरियर, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 130 एंड अबव। उसके बाद जो सुपीरियर उसका आ जाएगा यहाँ पे ये 3, जो है एवरेज है, सॉरी सॉरी सेकेंड। फिर जो हाई एवरेज है वो हो गया थर्ड, तो इसका आंसर आप डी लगा लेना। 77 पे आ जाओ। स्टेटमेंट दिया हुआ है रिचर्ड जो सुचमैन है एक ओरिजिनेटर है ऑफ दिस मॉडल के, किस मॉडल के, इंक्वायरी मॉडल के। और इंक्वायरी मॉडल जो होता है इज ऑफन असिस्टेड विद द फैसिलिटी रादर देन द लेक्चर, वो लेक्चर नहीं देता है, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है। नेक्स्ट 78 पे आ जाओ। यहाँ आपको एजेंसीज दी हुई हैं और उनके साथ में फंक्शंस दिए हुए हैं, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई एंड यूजीसी। तो इनके फंक्शंस भी हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो मैं इसका कोई फोकस लेके नहीं पढ़ूंगी कि एससीईआरटी का फंक्शन होता है ट्रेनिंग एड्स प्रिपेयर करना। एनसीईआरटी जो है वो प्री सर्विस या इन सर्विस ट्रेनिंग को जो है टीचर्स की कराता है। एनसीटीई जो होता है वो टीचर की गाइडलाइंस बनाता है, एंड यूजीसी जो है विल प्रोवाइड द गाइडेंस। अगर आप दोनों भी क्रैक कर लोगे तो बाकी तो क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। Which of the following theory of personality is the example of trait? ट्रेड का एग्जाम्पल है यहाँ पे एडलर, ठीक है, एडलर। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज अगर हम वोकेशनल गाइडेंस बच्चों को देते हैं तो वो है सीनियर स्टेज। बाकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में तो जो है 6th ऑनवर्ड्स इस ट्रेनिंग पे फोकस किया गया है। द पर्पस ऑफ समेटिव टेस्ट, जो पर्पस है वो क्या रहता है, प्रोवाइड द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोटिवेशनल लेवल। मोटिवेशन का जो लेवल होता है वो फॉर्मेटिव का होता है, ठीक है। इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट, यस अकम्पलिशमेंट के बच्चों के कितने गोल अकम्पलिश हो गए हैं ये डिसाइड करता है समेटिव टेस्ट। सो इसका बी आंसर लगा लेना, ठीक है। आई इट जस्ट पर्पसिंग कि मैं आपसे जो है फाइनल आंसर की तो आई नहीं है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, ठीक है ना। 82 में आता है नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इंक्लूसिव, जो इंक्लूसिव का एलिमेंट नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो है कि हमें स्पेशल क्लास की प्लेसमेंट नहीं देनी है। उसके बाद आता है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी में वीकनिंग ऑफ द मसल्स आते हैं, इस तरह में जो है आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। वेन कंडक्टेड एनोवा, जब हम एनोवा कंडक्ट करते हैं तो एफ रेशियो विल ऑलवेज फॉल। तो एफ रेशियो कहाँ फॉल होती है, 0 से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है।
इसके बाद आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑटोवे व्यू ऑफ द एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ऑटोवे का व्यू बताना है आपको सोशल चेंज से रिलेटेड, तो वो यही है कि जैसे ही चेंज आता है उसके बाद सोशल चेंज आता है, मतलब एजुकेशन में जब चेंज आता है इट फॉलोज द चेंजेस इन ए सोशल वाइज, ठीक है। बैलेंस्ड करिकुलम को हम कोर करिकुलम भी कहते थे। What are the objectives of inclusive? It uncover and minimize the barriers को कम करता है। It change the attitude behavior, yes this is also correct। It promote the constantly the local culture and contents of various communities, yes so ये all of the above the objectives। नेक्स्ट आ जाओ वेदास, दिस इज ऑल्सो वेरी रिपीटेटिव, हर एक सेट नेट में आता है। क्रिएशन इज विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड। टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। ये जो फ्रेज है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो है टीचर हैज टू प्ले ऑल दिस वाइटल रोल्स, यस टीचर को प्ले करने पड़ते हैं। टीचर ट्रांसफ्यूजेस द हाई वैल्यूज ऑफ द ह्यूमैनिटी इनटू यंग वंस। ये टीचर के अंदर क्या होता है, वो हाई वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करती है यंग वंस में। फिर इट इज अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड पेट्रियोटिक सेवियर है नेशन की, यस तो ये तीनों ही स्टेटमेंट फॉर द टीचर्स सही हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज क्या है? सोशियोलॉजी की इट इज द एनालिसिस ऑफ द सोशियोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, यस तो सोशियोलॉजी में जो सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। 91 पे आ जाओ। Which of the following theory may support this statement? कौन सी philosophy support करते हैं कि teachers should encourage the students to discover? टीचर को encourage करना चाहिए ताकि वो जो है अपने own connections को या अपने जो connectivity है between the discrete information जो ट्विटर से ली गई है और different means, तो वो different resources से चीज़ों को collect करता है, तो this is the form of connectionism, ठीक है। कनेक्टिविज्म WBL की फुल फॉर्म होती है वेब बेस्ड लर्निंग। हु प्रपोज्ड किसने किया है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल एलिमिनेट द नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस वो करेक्ट, ठीक है आफ्टर। Who of the following developed the concept of behavior shaping? Behavior shaping and successive approximation is the keyword. Behavior shaping and approximation ये keyword है इसके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, who among the following behaviorist कौन थे जिन्होंने रोल ऑफ कॉग्निटिव प्लस मॉरल दोनों के ही रोल को एडवांसमेंट दिया था? वो थे टॉर्न। Okay, Thorndike is completely a behaviorist, Watson and their Hull is another drive reduction theory। तो लेकिन जिन्होंने कॉग्निटिव और मॉरल दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चले वो थे टॉर्ndike। आ जाओ नेक्स्ट पे, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ दैट बजट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आंसर है। फिर आता है टीचर एजुकेशन जो है वो कौन एक्रीडेट करता है? नैक टीम। नैक की जो टीम होती है दैट इनिशिएट्स टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर accredited बाय ये स्नैक करती है, नैक एक्रेडिट्स करती है जो है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, ताकि दे मेट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं हु असेस द TEI यानी कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो है अवार्ड भी देते हैं, उनको ग्रेड्स भी देते हैं, ठीक है। आज और 98 पे यहाँ लिस्ट दी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे फिलोसफी लर्निंग बाय डूइंग, हु सपोर्ट्स दैट कि हमें करके देखना चाहिए, वो प्रैग्मेटिस्ट कहते थे। एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट ये नेचुरलिज्म थे। एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रू ब्यूटी एंड ये आइडियलिज्म है। वर्ल्ड एज इट इज इट हियर एंड नाउ, जो भी संसार है वो यही है, तो वो ये रियलिज्म पे रियलिटी फोकस्ड रहता था, ठीक है। ओके सो कम टू द 99 क्वेश्चन, द एम ऑफ द बेसिक एजुकेशन का जो एम था वो क्या था? क्लासलेस सोसाइटी होना, यस। सर्वोदय होना, यस। सोसाइटी जो है रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन, बिल्कुल बिल्कुल। एंड द सोसाइटी वेयर रिच एंड पीपल लिव टुगेदर, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। 10th पे आ जाओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी सिटीजन को अलाउ करता है टू इम्पार्ट द एजुकेशन एज पर देयर ओन रिलीजन के अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करे, दिस इज द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। सो हेयर विल बी एंड ऑफ द जेके सेट ऑफ 2020
3 दैट इज कंडक्टेड ऑन 1 अक्टूबर को। ये पेपर अभी पिछले हफ्ते ही ये पेपर कंडक्ट किया गया था, उसके आंसर्स मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने ये पेपर दिया है प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे सेशन को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लस अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो जहाँ पर वी विल डिस्कस द एजुकेशन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, तो ये मेरा नंबर है। यू कैन सेंड मी हाई, आई विल सेंड यू द ग्रुप, मैं आपको ऐड कर दूँगी। तो 704201, ठीक है, आप इस नंबर पे 330 है ये, अगेन लिख देती हूँ, 7042019330, दिस इज द नंबर। आप इस पे जो है व्हाट्सएप नंबर है ये, आप मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे। इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और एज मच एज यू कैन सब्सक्राइब, राइट। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।